हिंदी साहित्य समागम चैनल पर सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मित्रों, आज हम उत्तराखंड एलटी सिलेबस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट 4 देखेंगे। इससे पूर्व हम महत्वपूर्ण 3 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित, और जो हमने यूनिट वाइज किए थे वो 14 प्रैक्टिस सेट भी हम पूर्व में करा चुके। तो संपूर्ण वीडियो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं पूर्व के वीडियो। तो आज महत्वपूर्ण जो प्रैक्टिस सेट आधारित होगा 5वीं यूनिट पर आधारित होगा, जिसमें समितियां और आयोग से संबंधित महत्वपूर्ण 30+ महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। तो संपूर्ण वीडियो आप देखना, जिससे आपका आकलन, आपका मूल्यांकन बेहतर रूप से होता रहे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सर्व शिक्षा अभियान की योजना में कौन सी योजना शामिल नहीं है? तो कौन सी योजना शामिल नहीं होगी? ए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, बी मिड डे मील योजना, सी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय और डी नवोदय विद्यालय। तो इसमें से कौन सी योजना सर्व शिक्षा अभियान में शामिल नहीं थी? तो इसका आंसर सही होगा डी। ठीक है, बाकी योजनाएं सर्व शिक्षा अभियान में थी। तो सीधा ही हम क्वेश्चन करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनईपी 2020 के 5 स्तंभों पर आधारित कौन सा नहीं है? जो 5 स्तंभ थे एनईपी 2020 के, उसमें कौन सा नहीं है? ए पहुंच, बी गुणवत्ता, सी सजगता और डी जवाबदेही। तो इसका आंसर होगा सी, यानी सजगता नहीं होगा, समता या समानता होगा। ठीक है, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है तीसरा, समग्र शिक्षा अभियान कब लागू किया गया? तो समग्र शिक्षा अभियान कब लागू किया गया, इसका डायरेक्ट आप आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ए, यानी 4 अगस्त 2021 को यह समग्र शिक्षा अभियान लागू किया गया था। यह समग्र शिक्षा अभियान किस पर आधारित था? सर्व शिक्षा अभियान, रमसा और शिक्षा पर आधारित था। तो इन तीनों को मिलाकर समग्र शिक्षा अभियान को लागू किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, अध्यापक शिक्षा विभाग एनसीटीए के अकादमिक सचिवालय की तरह कौन कार्य करता है? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी एनसीएफ और डी ये एससीईआरटी होगा। ठीक है, एक एनसीईआरटी होगा या एससीईआरटी होगा। तो अध्यापक शिक्षा विभाग एनसीटी के अकादमिक सचिवालय की तरह कौन कार्य करता है? तो इसका सही आंसर होगा एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी के तहत यह कार्य करता है। 4 का बी आंसर होगा। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, दून पुस्तकालय शोध केंद्र परेड ग्राउंड की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर सही क्या होगा? ए बी सी डी। इसका आंसर सही होगा 2006 में की गई थी। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि 2021-20 के बाद जो है नए भवन जो इसका बना था तो वो अलग बात थी। ठीक है ना, तो इसकी जो स्थापना और पुस्तकालय जो स्थापना की गई थी 2006 में की गई थी, जैसे आप जानते होंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है छठा, राष्ट्रीय बहु दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? ए देहरादून, बी कलकत्ता, सी चेन्नई और डी सिकंदराबाद। तो इसका सही आंसर क्या होगा छठा का? तो इसका आंसर होगा कोलकाता। ठीक है, इससे पूर्व में चर्चा कर चुका था पहले प्रश्न पत्र में। ठीक है, तो देहरादून में दृष्टि जो है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांग सशक्तिकरण संस्थान है, ना कि बहु दिव्यांग होगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप नोट रख लेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है सातवां, जिला स्तर पर प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए डाइट की स्थापना कब की गई थी? ए 1985, बी 1986, सी 1995 और डी 1993। तो कब की गई थी? तो 1986 के तहत ही की गई थी। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है आठवां, एनसीएफटीई में 2009 में कितने अध्याय हैं? जो एनसीएफ आप तो जानते हैं उसमें 5 अध्याय हैं। तो एनसीएफटी में कितने अध्याय हैं? ए 5 अध्याय, बी 7 अध्याय और सी 6 अध्याय और डी 8 अध्याय। तो इसमें कितने अध्याय होंगे? तो इसमें 6 अध्याय होंगे। पूर्व में भी चर्चा हम कर चुके इस पर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न 9वां है, मुदालियार आयोग के अध्यक्ष लक्ष्मण स्वामी मुदालियार मद्रास विश्वविद्यालय में किस पद पर थे? ए उपकुलपति, बी कुलपति, सी चांसलर और डी सचिव। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ये कुलपति
नहीं थे बसरते क्या थे, उपकुलपति थे। ठीक है, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ऐसे छोटे क्वेश्चनों में काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और यही परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्राथमिक शिक्षा के बीच खराब कौशल के दुर्दशा को देखते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने किस आयोग की स्थापना की? ए राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी जस्टिस वर्मा आयोग और डी राष्ट्रीय ज्ञान आयोग। तो इसका सही आंसर होगा सी यानी जस्टिस वर्मा आयोग। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निष्ठा टू जीरो माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम दीक्षा पर कब लॉन्च किया गया? तो दीक्षा 2.0 कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो यह किस पर किया गया था? दीक्षा पर। तो कब किया गया था? तो 11 का सही आंसर क्या होगा? ए यानी जुलाई 2021 को यह लॉन्च किया गया था। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी की कार्यकारिणी समिति में कौन सा सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो एनसीईआरटी में कौन से शामिल नहीं होते? ए केंद्रीय शिक्षा मंत्री, बी यूजीसी के अध्यक्ष, सी एनसीईआरटी के निदेशक और डी सीबीएसई के अध्यक्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा 12 का? तो 12 का सही आंसर होगा सीबीएसई के अध्यक्ष इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। जो सीबीएसई के अध्यक्ष होंगे, दो प्रकार की कार्य समिति एनसीईआरटी की होती है। पूर्व में भी मैं चर्चा कर चुका था जब मार्च में मैंने प्रैक्टिस सेट टॉपिक वाइज यूनिट वाइज बनाया था। तो आपको इस पॉइंट को, इस सामान्य, देखो सामान्य निकाय होती है, एक होती है कार्यकारिणी समिति और एक होती है सामान्य निकाय होती है। ठीक है ना। एक सामान्य निकाय समिति होती है। तो सामान्य निकाय समिति में ये होते हैं, एक तो केवीएस के आयुक्त होते हैं, शिक्षा मंत्री देखो दोनों में होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के होते हैं, सेंटर के होते हैं और राज्य के होते हैं, दोनों में ही होंगे सदस्य। ठीक है। तो यह सीबीएसई का अध्यक्ष इसमें नहीं होगा। इस पॉइंट को आप नोट करेंगे। ये महत्वपूर्ण समितियां हैं, कार्यकारिणी समिति और सामान्य निकाय समिति। इस पॉइंट को आप नोट जरूर करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी के देश में कार्यरत कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान हैं? तो एनसीईआरटी के कितने क्षेत्रीय संस्थान हैं? ए 5, बी 4, सी 6 और डी 10। तो इसका सही आंसर होगा कितने हैं? 5 हैं। जैसे कि यूजीसी का आप जानते हैं कि यूजीसी के 6 हैं। ठीक है ना। और एनसीटीए के कितने हैं? 4 हैं। तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी आप ध्यान रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण है, रमसा माध्यमिक विद्यालयों की सार्वभौमिक पहुंच को सुनिश्चित करना था। तो कब यह लक्ष्य रखा गया था? ए 2020, बी 2021 और सी 2017 और डी 2018। तो इसका आंसर सही होगा 2017 को यह लक्ष्य रखा गया था सार्वभौमिक सुनिश्चित करने के लिए रमसा के तहत, जबकि सार्वभौमिक ठहराव के लिए 2020 की बात रखी गई थी। ठीक है। ये दो पॉइंट को आप नोट रखेंगे। ये लक्ष्य आपको रखना ही होगा क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप देखिए यूजीसी नेट के आधार पर, तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये नेट 2004 में कई बार पूछा गया था और सिंपल क्वेश्चन है। तो इसकी स्थापना, इसका सही आंसर होगा आप जानते हैं 1953 में, और वैधानिक रूप में आएगा तो इसका 1956 में इसका आएगा। ठीक है। इस पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे। 16वां प्रश्न है, एनसीएफ राष्ट्रीय पाठाचार्य फ्रेमवर्क का निर्माण किसने किया था? ए यूजीसी, बी एनसीईआरटी, सी एनसीटीए और डी सीबीएसई। तो एनसीएफ का निर्माण किसने किया था? तो इसका आंसर सही होगा बी यानी एनसीईआरटी। ठीक है। तो कोई भी एनसीएफ लागू होती है तो उसका एनसीएफ का निर्माण हमेशा कौन करता है? एनसीईआरटी करता है। इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट रखेंगे। तो 16 का बी आंसर होगा। ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 17, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? ए राधाकृष्ण आयोग, बी मुदालियार आयोग, सी सौरजेंट आयोग और डी कोठारी आयोग। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि राधाकृष्ण आयोग की अनुशंसा पर किया गया था। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ई पाठशाला किसकी पहल है? ए यूजीसी, बी एनसीटीए,
और सी सीबीएसई, डी एनसीईआरटी। तो ई पाठशाला काफ़ी महत्वपूर्ण है, 2019 में नेट में यह पूछा गया था और यह महत्वपूर्ण है, एनसीईआरटी का एक महत्वपूर्ण अंश है। ई पाठशाला, ई लर्निंग, ठीक है, ई ब्लॉग, इस प्रकार से काफ़ी आपके लगे हुए हैं, तो इन महत्वपूर्ण पॉइंटों को आपको देखना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 19 का, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित सही नहीं है? ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की बात कर रही है। ठीक है, ए शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम, बी 12 कार्यदल, सी वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति और डी 7 कार्य समूह। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित। ठीक है, तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित इसका आंसर सी होगा। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ परीक्षा पद्धति आप जानते हैं कि पूर्व में भी इससे चर्चा, ये माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। ठीक है, ये राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का नहीं है, कोठारी आयोग का नहीं है, बल्कि ये मुदालियार आयोग का है। ठीक है, इस पॉइंट को आप, ये पॉइंट आप कई बार पंचमुखी कार्यक्रम और 12 कार्यदल और 7 कार्य समूह, इस पॉइंट महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट को भी आप नोट करेंगे। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न है 20वां नंबर का, यूजीसी में कितने सदस्य होते हैं? एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 5 एन सदस्य, बी एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 7 सदस्य और सी एक अध्यक्ष, 2 उपाध्यक्ष, 7 और सदस्य और डी है एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 10 एन सदस्य। तो आप जानते हैं, इस पॉइंट को आपको नोट रखना ही पड़ेगा। यूजीसी में कुल 12 सदस्य होते हैं, इसका आंसर डी होगा। एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 10 एन सदस्य होंगे। अभी वर्तमान की पूर्व की बात करें तो तब उसमें एक सदस्य कम था, एन सदस्यों में 9 सदस्य थे, तो कभी रिक्त हो जाते हैं, लेकिन उससे महत्व नहीं है। बस आप टोटल कितने सदस्य हैं, इस पॉइंट को आपको नोट रखना पड़ेगा। 21 नंबर का प्रश्न, एनईपी 2020 में माध्यमिक स्तर पर अतिरिक्त विदेशी भाषा को शामिल नहीं किया गया है। तो कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया? ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। तो ये विदेशी भाषाओं को आप पढ़ सकते हैं, किस में पढ़ सकते हैं? माध्यमिक स्तर पर आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो कौन सी विदेशी भाषा का उल्लेख नहीं किया गया? ए कोरिया, बी चाइनीज, सी जापानी और डी पुर्तगाली। तो आप जानते हैं चाइनीज भाषा को उसमें शामिल नहीं किया गया है। किन भाषाओं को शामिल किया गया है? कोरिया, जापान, थाई, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी भाषाओं को शामिल किया गया है। 7 से 8 भाषाओं को इसमें शामिल किया गया है। शास्त्रीय भाषा के पूर्व हमने चर्चा की थी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, पाली, पारसी, उड़िया और मलयालम। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। और एक क्वेश्चन मैं पूर्व में भी बना चुका हूँ, और उसके अतिरिक्त एक मैंने महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस प्रकार से भी बनाया था कि उच्च शिक्षा आयोग से संबंधित यह प्रश्न 2 से 3 बार मैं बना चुका हूँ, तो इस पॉइंटों को अभी आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, रिवीजन के तौर पर हम देखेंगे, और अब समय कम है तो रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन रिवीजन के साथ साथ हम उन महत्वपूर्ण तथ्यों को भी आप नोट रखेंगे मित्रों, कि जो परीक्षा के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ज्ञान विज्ञान विमुक्ति किसका प्रतीक चिन्ह है? ए एनसीईआरटी, बी यूजीसी, सी एससीईआरटी और डी एनसीटीए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ज्ञान विज्ञान विमुक्ति का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है 22 का बी, यानी यूजीसी का है। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र, जैसे कि आप जानते हैं आज यूजीसी नेट का पेपर हुआ था, वो इस पर भी बनाया था, लेकिन कल मैं इसको करा नहीं पाया। 23 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य यूजीसी का नहीं है? तो कौन सा कार्य यूजीसी नहीं करता है? ए उच्च शिक्षा संस्थानों को उचित निधियों का आवंटन करना, बी कॉलेज विश्वविद्यालय की निगरानी करना, सी शिक्षा प्रशिक्षण और शोध के मानक का निर्धारण करना, डी कुलपति का चयन और नियुक्ति करना। तो आप जानते हैं कि क्या हो सकता है? तो डी आंसर इसका होगा। सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि यूजीसी का सबसे पहले कार्य क्या है? निधियों का आवंटन करना। ठीक है, ग्रांट का आवंटन करना, कॉलेजों को, विश्वविद्यालय को, उनकी निगरानी करना, शिक्षा प्रशिक्षण शोध कार्यों पर भी अपना महत्वपूर्ण कार्य यूजीसी करता है। कुलपति का चयन नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा, इस महत्वपूर्ण पॉइंट को आप नोट रखना, अगर केंद्र की बात आएगी तो वहाँ पर राष्ट्रपति कुलपति का नियुक्ति करता है, जबकि सेंटर की बात आएगी तो वहाँ पर राज्यपाल क्या करता है? यूजीसी के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति करता है, कुलपति की नियुक्ति करता है कॉलेजों में। ठीक है, यूजीसी की नहीं, कुलपति की नियुक्ति कौन करता है? या सेंटर की बात आएगी
तो राष्ट्रपति करेगा, और राज्य की बात आएगी तो राज्यपाल करेगा। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा केंद्रीय व्यावसायिक शिक्षा संस्थान किसका सहयोगी इकाई है? ए एनसीईआरटी, बी राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान परिषद, सी यूजीसी और डी राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो 24 का सही आंसर क्या होगा? तो 24 का सही आंसर होगा एनसीईआरटी। ठीक है, तो एनसीईआरटी के ही यहाँ देखो, एनसीईआरटी के महत्वपूर्ण है जो पाठ्यक्रम को लागू करता है, और एनसीईआरटी से ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं और बनेंगे निश्चित तौर पे। तो इस पॉइंट को आपको नोट रखना है। इससे पूर्व में चर्चा कर चुका था एनसीईआरटी से संबंधित कि जो उसके एन संस्थान संगठक हैं, ये 4 संगठक उसके हैं, उस पर भी हम पूर्व में मैंने चर्चा की थी। एक तो आपने एनसीईआरटी की स्थापना आपने देखनी है कि एनसीईआरटी की स्थापना, इसको तो आप जानते हैं, ठीक है, 1 सितंबर 1961 को। जबकि कार्यकारी, अभी मैंने कार्यकारी समिति की बात की थी, और दूसरा पॉइंट मैंने क्या किया था, कार्यकारी समिति और उसका दूसरी समिति की भी बात की थी। अब जो इसमें संगठक हैं, इसके सहयोगी संगठक हैं, देखो एक तो इसके क्षेत्रीय संस्थान हैं, ठीक है, क्षेत्रीय संस्थानों की बात करें तो इसके 5 क्षेत्रीय संस्थान हैं। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे। अगर बात आएगी क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालयों की संख्या तो इसमें 15 है, ठीक है। अब देखो इसके एनसीईआरटी के सहयोगी जो संगठक हैं उसके 4 हैं। एक तो राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान है, एक जो शोध कार्य करता है, और केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, जो जन संचार का कार्य करता है, जैसे पेपर में कुछ निकालना, अपने किताबों को छपाना, नए उसको रूपरेखा देना। तीसरा क्षेत्रीय कार्यालय है, और चौथा पंडित सुंदरलाल व्यावसायिक शिक्षा संस्थान है। तो ये 4 उसके संगठक हैं, ठीक है। अगर बात आई तो 4 संगठक हैं और 5 क्या हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्षेत्रीय संस्थान है, ठीक है, और 15 क्या हैं, क्षेत्रीय सलाहकार कार्यालय हैं, ठीक है ना। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट रखेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर का, एनईपी 2022 5वीं कक्षा से ऊपर के सभी विद्यार्थियों को बुनियादी साक्षरता का संख्यात्मक अर्जित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो कब रखा गया है? 2030, 2025, 2035 और 2022। तो इसका सही आंसर होगा बी, ठीक है। 2025 के बाद जो है संख्यात्मक लक्ष्य को पूरा करना है, ठीक है। तो इससे संबंधित 2035 से भी संबंधित, 2030 से भी संबंधित और भी महत्वपूर्ण है, जैसे कि सभी लोगों को डीएलएड 4 साल का कोर्स होना अनिवार्य है, ये 30 में रखा गया था। तो ये 4-5 पॉइंट हमेशा ही बने हैं, जैसे कि अभी आपने ईएमआर का देखा होगा, तो उसमें भी एनसीईआरटी से 2 से 4 से 5 क्वेश्चन बने थे, ठीक है। तो 25 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इन पॉइंटों को भी आप नोट अवश्य रखेंगे, जो परीक्षा के लिए उपयोगी है, क्योंकि भारी भरकम सिलेबस है, तो आप इतना अपने माइंड में रख नहीं पाओगे, कोई भी अभ्यर्थी रख नहीं पाएगा। तो इसलिए महत्वपूर्ण यह होगा कि जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उन पर आप ध्यान आकर्षित अवश्य करिएगा। सीनेट में विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष होता है। तो सीनेट में कौन सा होता है? ए कुलाध्यक्ष, बी कुलापति, और सी उपकुलपति, और डी डीन। तो सीनेट में कौन होता है? तो 26 का सही आंसर होगा सी उपकुलपति। सीनेट का प्रशासनिक इकाई की बात कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर उपकुलपति आएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है 27वां, केंद्र सरकार ने एनसीईआरटी के शैक्षिक पाठ्यक्रम की प्रक्रिया को अधिकृत किया और किस धारा में उल्लेख किया गया है? केंद्र सरकार ने कुल मिलाकर यह निर्धारण किया गया है कि जो पाठ्यक्रम होगा वह कौन करेगा, वो पाठ्यक्रम को कौन बनाएगा, कौन लागू करेगा? तो एनसीईआरटी करेगा। तो किस धारा में उल्लेख किया गया है? ए धारा 8, बी धारा 7, सी धारा 11 और डी धारा 3। तो इसका सही आंसर क्या होगा? महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है यहाँ। तो इसका धारा 7 की बात कर रहा है, ठीक है। धारा 3 में क्या बात की गई है? धारा 3 में की गई है, ये भी महत्वपूर्ण है, कि विकलांग बच्चों को, ठीक है, 6 से 18 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया जाएगा, ठीक है। उनका अधिकार 6 से 18 होगा। अभी सामान्य आपने देखा 6 से 14 वर्ष है ना, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, ठीक है।
और अब इसमें क्या रखा गया, विकलांग बच्चों के लिए 6 से 18 की बात कर रहा है, तो यह पॉइंट भी आप नोट रखना। और NEP 2020 की बात करता है कि संपूर्ण रूप से जो 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, या ठीक है अभी तो 14 साल तक है, 8वीं तक है, तो वह का प्रावधान किया गया, तो 2030 तक यह प्रावधान होगा कि सभी बच्चों को दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल यह धारा की बात करता है 3, ठीक है, यह धारा की बात करता है 7 में कि NCERT जो है सिलेबस बनाएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको याद रखने चाहिए, होने चाहिए, क्योंकि 2000 मार्च से तो सिलेबस आपने देख ही लिया होगा, 3 महीने का समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, निपुण भारत से संबंधित है, तो कौन सा है, निष्ठा 2.0, निष्ठा 3.0, निष्ठा 1.0 और उपयुक्त में से सभी। निपुण भारत की बात किस निष्ठा में की गई है, तो इसका सही आंसर होगा सी होगा, ठीक है ना, 28 का सी होगा। निपुण भारत की बात निष्ठा 0.1.0 में की गई है। इसको भी देख लेना कब लागू किया गया था, कब कौन से लागू किए गए थे, अभी मैंने पूर्व में भी चर्चा की थी। और महत्वपूर्ण यह है कि जो निष्ठा निपुण, ठीक है, आपका निष्ठा यहाँ पर लगा है और निपुण आपका ICT में लगा हुआ है, लेकिन निष्ठा को किस में लॉन्च किया गया था, किस पर लॉन्च किया गया था, तो इस दीक्षा पर लॉन्च किया गया। तो इस महत्वपूर्ण पॉइंट को भी आप नोट रखेंगे, ठीक है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम को कब लागू किया गया था, कब लागू किया गया था, पॉइंट को देख लेना, 2020, 2021, 2016, 2017, तो इसका आंसर सही होगा 2017। अधिनियम कब लागू किया गया था, नहीं अधिनियम कब बना था, तो 16 में बना था, ठीक है, और 95 वाला निरस्त किया गया था, ठीक है ना, लेकिन लागू कब किया गया था, ये 17 में किया गया। इस पॉइंट को आप नोट रखेंगे, कन्फ्यूजन नहीं होंगे, लागू और अधिनियम में। अधिनियम कब बना था, तो 16 की बात आएगी, ठीक है। आगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत में विशालतम उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में किन देशों के बाद आती है, A ऑस्ट्रेलिया, A1 ऑस्ट्रेलिया, B संयुक्त राज्य अमेरिका, C3 चाइना और 4 यूनाइटेड किंगडम यानी UK। UK का मतलब ब्रिटेन से होगा, ठीक है ना, UK का मतलब उत्तराखंड से नहीं होगा, बाकी आप समझदार हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, किसके बाद भारत में आएगी, यानी A और 4, ऑस्ट्रेलिया यूनाइटेड किंगडम के बाद आएगी, या ये 1 और 2, या ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद आएगी, या चीन और अमेरिका के बाद आएगी, या ऑस्ट्रेलिया संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद आएगी। तो इसका आंसर आप जानती हो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की शिक्षा व्यवस्था सबसे मजबूत है, और चाइना उसके बाद तीसरा नंबर पर भारत की विशालतम शिक्षा व्यवस्था आएगी, ठीक है, यह नेट में पूछा गया था क्वेश्चन। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आज आपको मालूम है कि UGC नेट GRF का एग्ज़ाम हुआ था, आज संपन्न हुआ था, उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन उसको बनाने का तरीका मैंने दूसरे तरीके से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की गई है। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, और B शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, C भारतीय विश्वविद्यालय आयोग, और D भारतीय शिक्षा आयोग। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कन्फ्यूजन बन गया होगा निश्चित तौर पर, और जिसने बेहतर रूप से पढ़ा होगा तो कन्फ्यूजन नहीं बनेगा। तो ऐसे छोटे क्वेश्चन है फिर हमेशा असामंजस्य की स्थिति पैदा हो जाती है, तो यह क्वेश्चन होगा। तो आप जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग तो हो नहीं सकता, ये 84-86 की बात करता है, तो इन दोनों में ही आपको देखना है कि कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही क्या होगा 31 का, तो इसका सही आंसर होगा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग नहीं होगा, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की बात करेगा राधाकृष्ण आयोग, ठीक है, राधाकृष्ण आयोग इसका दूसरा नाम है, ठीक है। और कब हुआ था, 1948। देखो 47 में तो आज़ादी मिल गई थी ना, तो 48 की बात कर रहा। अगर यह नहीं रहता तो उसके बाद तो मुदालियार आयोग ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता, तो कई बार आप इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको ध्यान रखना होगा। अगला 32 नंबर का प्रश्न है, विद्यालय प्रशासन प्रधानाचार्य की भूमिका और जिम्मेदारी से संबंधित कौन सा नहीं होगा, ठीक है।
आपके उसमें विद्यालय प्रशासन पहले ही 4-5 पॉइंट लगे हुए हैं और उत्तराखंड प्रशासन, ठीक है। तो उत्तराखंड प्रशासन विद्यालय प्रशासन एक ही हुआ, उसमें कन्फ्यूजन नहीं होंगे, उसी से संबंधित होगा। एक कर्मचारियों का मूल्यांकन, बी अनुशासन, सी राजकोषीय प्रबंधन और डी गरीब बच्चों की आर्थिक सहायता। तो प्रधानाचार्य की भूमिका क्या होगी? तो आप जानते हैं कि इसका सीधा आंसर डी होगा। देखो उसका काम नहीं है ना, वो तो गवर्नमेंट करेगी, प्रधानाचार्य थोड़ी करेगा कि गरीब बच्चों के लिए आर्थिक सहायता की व्यवस्था करेगा। कर्मचारी को अनुशासन मूल्यांकन करना जरूरी होगा, राजकोषीय जो पैसा आता है किस प्रकार से मद उसको लगाना है, किन किन कार्यों में खर्च करना है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। तो आज के लिए इतना ही। तो अब इसी तरीके से हम सुपर 30, सुपर 40, सुपर 50 क्वेश्चन इसी प्रकार से लाएंगे रिवीजन के तौर पर। बस यदि कम प्रैक्टिस सेट आएंगे, क्योंकि अब जो है सभी को अपनी रफ्तार बढ़ानी होगी। समय कुछ नहीं होता है, 1-1.5 महीना अगर बढ़ भी चुका तो आप देख चुके, तो 1.5 महीने में क्या हुआ, जून का महीने में आपका गर्मी में भी निकल चुका होगा। तो आप 1-2 बार इसका मूल्यांकन आकलन अवश्य करें और फिर अगले प्रैक्टिस सेट में एक बेहतर प्रैक्टिस सेट लेकर आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कीजिएगा, अपने